व्यू 360 में क्या आलमी वबा का माहौल सियासी और मुआशी बहरान के बाद दहशतगर्द हमलों में इजाफे का बायस भी बन सकता है? आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे सहाफ़ी से जिसे अपने ही मुल्क में सच्चाई रिपोर्ट करने के जुर्म में कैद और धमकियों का सामना रहा। अंदरून शहर में जो घर बिकता लोकेशन के हिसाब से बिकता है। और जानेंगे कि अंदरून लाहौर में मकीन और डीलर्स प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त कैसे करते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के एक पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 की आलमी वबा से अफगानिस्तान, शाम और इराक समेत दुनिया भर के जंगज़दा इलाकों में दौलत इस्लामिया और अलकायदा के ख़तरे में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गैर जंगज़दा या तनाज़े से पाक इलाकों में भी वबा से मुताल्लिक़ पाबंदियाँ नरम होने पर यह तंजीमें दहशतगर्द हमले कर सकती हैं। इस रिपोर्ट में कोरोना के बायस तनाज़े से मुतासरा इलाकों में अलकायदा और दाइश के खतरे में इजाफे की कई वजूहात बताई गई हैं। इनमें से एक जंगज़दा इलाकों में वबा से मुताल्लिक़ नकलो हरकत पर पाबंदियों के नफाज में मुश्किल है, जिससे जहां कानून नाफिज करने वाले इदारों की नकलो हरकत महदूद हुई, दहशतगर्दों ने अपनी सरगर्मियां जारी रखी। दूसरी बड़ी वजह कोरोना की इस आलमी वबा के बायस तनाज़े से मुतासरा इलाकों की हुकूमतों की मुआशी सूरत हाल में आने वाली अबतरी भी है। दीगर वजूहात में दहशतगर्दी से निमटने के लिए हुकूमतों के वसाइल में और बैनुल-अक़वामी ताउन पर किए जाने वाले अखराजात में कमी भी शामिल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में भी दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क अफगानिस्तान रहा, और यह कि दाइश और अलकायदा दोनों ही के लिए अफगानिस्तान इंतहाई अहम है। पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट में बताया गया है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अपने अलग हो जाने वाले धड़ों के फिर से इत्तेहाद के काम की सरपरस्ती की, जबकि अलकायदा ने इस काम में उनकी मुआवनत की, जिसकी वजह से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी का खतरा बढ़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक्सपर्ट पैनल के मुताबिक कोविड-19 की वजह से दहशतगर्द तंजीमों को दोबारा से मुतहर्रिक होने का मौका मिल रहा है। इसी रिपोर्ट के हवाले से मेरी बात हुई सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज़ के डायरेक्टर कानून बुखारी से। उनसे मैंने ये जानने की कोशिश की कि आलमी इदारा जिस तशवीश का इजहार कर रहा है, क्या वाकई ऐसा कोई ख़तरा मौजूद है, और अमरीका में नई इंतज़ामिया इसके लिए क्या इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर कोई मुश्तरका पॉलिसी बना सकती है? देखिए, दुनिया जो है ना, वो एक तरफ ये नहीं कह सकती कि अमेरिका जो है वो पूरी छड़ी उठा के तो पूरी दुनिया का पुलिसमैन बना हुआ है, और फिर साथ ही में जो है वो अपने जो है दहशतगर्दी को खुद भी कुछ करना नहीं चाहते। यू कैंट हैव इट बोथ वेज। इनको फैसला करना पड़ेगा कि आया जो है उनको अमेरिका की जो ग्लोबल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है उसके मुताबिक चलना है, या फिर ये कि उनको अपना वेट खुद उठाना है। तो जो है ये तो एक बात तो क्लियर है। दूसरी बात ये है कि देखें, यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि जो दाइश थी, आइसिस, वो कोविड से पहले जो है वो उसको वो एक जिसे कहते हैं डिग्रेड हुई थी उसकी कुव्वत। याद रहे कि पिछले साल के फॉल में जो दाइश के सरबरा थे अबू बकर अल बगदादी, उसको हलाक कर दिया गया था, और उससे पहले भी कई अरसे तक जो है वो जो दाइश का जो ज़मीनी कंट्रोल था वो ख़त्म हो गया था शाम और इराक के अंदर। तो ज़ाहिर है दाइश कमज़ोर थी। अब वैसे ही जो है उसको रीग्रुप करने में एक साइकिल है, एक नेचुरल साइकिल है जो वक्त लगता है, जो कि हमने माजी में भी देखा। 2006 में 7 में जब वीक हुई हमने तब देखा। उससे पहले जो है उसके बाद दोबारा 2010 में वो उसको जो है डिकैपिटेशन हिट्स हुई, कमज़ोर हो गई, लेकिन फिर वो 2013 में वापस आई। तो कुछ अरसा लगता है। अफगानिस्तान, कामरान, इस रिपोर्ट में भी कहा गया कि अफगानिस्तान अभी भी सर फहरिस्त है दुनिया के खतरनाक तरीन मुल्कों में, या सबसे ज्यादा जिन मुल्कों में खतरा है इस वक्त दहशतगर्दी का। अलकायदा जो है वो उसका फ्यूचर जो है वो डिपेंडेंट है तालिबान के मुस्तकबिल पे और तालिबान की एम्पावरमेंट पे। तो इस पूरे केस में तालिबान के साथ खासतौर पे वो चुके हैं मुआहदे में भी शामिल थे अमेरिका के साथ जो हुआ, उसके बाद अब बाइडेन इंतजामिया उसको अगर चेंज करती है या कुछ नई हम उसमें जो अमेंडमेंट्स शायद देख सकेंगे। अपने ख्याल में तालिबान के पास इस वक्त जवाब है वापस अलकायदा को अकोमोडेट करने का? देखिए, बात सारी इतनी है कि पहली बात तो ये है कि डिपेंड करता है हम किस अलकायदा की बात कर रहे हैं। अगर तो अलकायदा जो कि ओरिजिनल तंजीम थी जिसको बिन लादेन और अयमन अल ज़वाहिरी ने जिसकी क़यादत की थी,
وہ تو جو جس کو ہم القاعدہ پرائم بھی کہتے ہیں اپنی اینالیٹیکل اسپیس کے اندر، تو وہ تنظیم تو اب بہت چھوٹی ہو چکی ہے. داعش نے اس کو ایکلپس کر دیا اوور آل، اور بہت ساری دیگر القاعدہ کے جو شاخیں ہیں مغرب کے علاقے کے اندر، مشرق وسطیٰ کے یمن کے اندر اور دیگر سیریا کے اندر، انہوں نے وہ لوکلائز ہو چکے ہیں، تو وہ آلموسٹ علیحدہ کر کے تنظیمیں خود مختار ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے. جہاں تک جو القاعدہ جو پرائم ہے، جو اوریجنل آرگنائزیشن ہے، جو اس کے تانے بانے آج بھی افغانستان پاکستان میں ملتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ ایک فورن ایلیمنٹ ہے جو کہ طالبان کے اوپر، چاہے خواہ وہ پاکستانی طالبان ہیں یا افغان طالبان، ان کے اوپر ان کا انحصار ہے ایگزسٹنس کے لیے اور آپریشنز کے لیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے وہ ان کو ابھی کسی قسم کا کوئی پریشر ہے، کیونکہ میں یہ تو لکھ بھی چکا ہوں اس کے اوپر کہ طالبان جو ہیں وہ اپنا ان کو ضرورت پڑ سکتی ہے ان لوگوں کی، تو ان لوگوں کو وہ ایز سچ قربان نہیں کریں گے. جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق دنیا بھر میں کووڈ 19 سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 10.5 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے اور یہ وائرس 23 لاکھ سے زائد جانیں لے چکا ہے. ریکارڈ وقت میں بننے اور منظور ہونے والی کئی ویکسین سے امید تو بنی ہے کہ بالآخر دنیا اس وبا سے چھٹکارا پا سکتی ہے. تاہم کورونا کے وائرس کی میں جو میوٹیشن سامنے آئی ہے، اس وائرس کی نئی اقسام نے اس کے خلاف ویکسینز کی افادیت پر سوال کھڑے کر دیے ہیں. برطانیہ میں سامنے آنے والی قسم اب تک 55 ممالک میں پائی گئی ہے، جبکہ 23 ممالک میں جنوبی افریقہ سے نکلنے والی وائرس کی قسم پھیل چکی ہے. ماہرین ان دونوں اقسام کو کیوں انتہائی خطرناک قرار دے رہے ہیں اور کس طرح کووڈ کی اس نئی خطرناک اقسام سے بچا جا سکتا ہے، جانتے ہیں سواشا خان سے. دنیا بھر میں کووڈ کا پھیلاؤ جاری ہے، جس کے نتیجے میں وائرس میں ہونے والی جینیاتی تبدیلیوں یا میوٹیشنز کے سبب اب دنیا کو کووڈ 19 کی نئی شکلوں یا اقسام کا سامنا ہے. کووڈ 19 وائرس کا B117 نامی ویرینٹ جہاں انتہائی تیزی سے پھیلنے کی صلاحیت کے باعث برطانیہ میں سخت لاک ڈاؤن، پابندیوں اور ہسپتالوں کو شدید بیمار مریضوں سے بھرنے کا سبب بنا، وہیں بیماریوں کی روک تھام کے امریکی ادارے CDC کے مطابق UK ویرینٹ اب تک امریکہ کی 33 ریاستوں میں پایا گیا ہے. اس کے علاوہ وائرس کی 2 اور اقسام، ساؤتھ افریقن ویرینٹ اور برازیلین وائرس کی قسم بھی امریکہ کی مختلف ریاستوں میں پہنچ چکی ہے. ماہرین جنوبی افریقہ سے آنے والے وائرس کو خصوصاً خطرناک قرار دے رہے ہیں. ڈاکٹر رشیدہ فیرن جنوبی افریقہ سے ملحقہ ملک زمبابوے میں کووڈ کیسز کا مطالعہ کر رہی ہیں. اور یہ خطرناک اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ بہت ریپڈلی ٹرانسمٹ ہوتا ہے. برطانیہ میں کووڈ 19 وائرس میں تبدیلیوں کو سمجھنے کے لیے تشکیل دیے گئے ادارے کووڈ 19 جینوم کنسورشیم کے مطابق وائرس جتنا پھیلے گا اتنا ہی افزائش نسل کے لیے اس کی تقسیم ہوگی. اس تقسیم کے عمل میں اس کے جینیاتی کوڈ کی کاپیاں بنتی ہیں جن میں قدرتی طور پر معمولی تبدیلیاں آتی ہیں. گو یہ معمولی تبدیلیاں پریشان کن نہیں، تاہم وائرس کنٹرول نہ کرنے کی صورت میں جتنا زیادہ یہ پھیلتا ہے اتنا ہی اسے زیادہ تبدیلیوں سے گزرنے کا موقع ملتا ہے. یہی وہ صورتحال ہے جو کووڈ 19 کے وائرس میں سنجیدہ تبدیلیوں کا باعث بن رہی ہے. بہت سی ریاستوں کے صحت عامہ کے ادارے اب منظم طریقے سے ریاست بھر سے مثبت نمونے اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ ٹیسٹ کر سکیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ CDC کا ادارہ اس میں ان کی مدد کر رہا ہے. ماہرین UK اور جنوبی افریقہ سے آنے والے کووڈ 19 وائرس کی اقسام کو پہلے سے موجود کووڈ سے زیادہ مہلک قرار دے رہے ہیں. برازیل سے آنے والی قسم کے بارے میں ابھی تک ماہرین کو زیادہ معلومات نہیں، لیکن ان تینوں قسموں کا تیزی سے پھیلنا ہی تشویش کا باعث ہے. سائنسدانوں کے مطابق UK ویرینٹ عام کووڈ سے 56% اور ساؤتھ افریقن ویرینٹ 50% زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے. اتنا ریپڈلی اسپریڈ ہوتا ہے کہ ہاسپٹلس ڈیل نہیں کر سکتی. تو وائل انڈیویجول میں مطلب اگر ڈیڈلی نہ بھی ہو تو ایٹ اے پاپولیشن لیول بہت پرابلم ہوتی ہے، اس لیے کہ ہاسپٹلس کوپ نہیں کر سکتی. اور یہی تشویش امریکہ میں بھی ہے کیونکہ صحت عامہ کا نظام ویسے ہی کووڈ کے بوجھ تلے دب رہا ہے.
स्पाइक प्रोटीन में आने वाली तब्दीली इस वेरिएंट की जिम्मेदार है और चैलेंज ये है कि इसमें इस कदर तब्दीली आने लगी है कि कुछ वैक्सीन्स का इसके खिलाफ मदाफती रद्द-ए-अमल इतना भरपूर नहीं रहा है। डॉक्टर डेविड हेमर कहते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक तमाम वैक्सीन अपने लोगों को देकर भी खुद को महफूज तसव्वुर नहीं कर सकते। वो कहते हैं तरक्की पजीर ममालिक के साथ वैक्सीन बांटना न सिर्फ अखलाकी जिम्मेदारी है बल्कि ये आलमी सतह पर वायरस की रोकथाम के लिए भी ज़रूरी है। वरना अमीर ममालिक तो इस पर काबू पा लेंगे लेकिन कम आमदनी वाले मुल्कों में वायरस फैलता रहेगा और फिर एक दिन एक नई शक्ल सामने आएगी जो इतनी मुख्तलिफ होगी कि इसे कंट्रोल करने के लिए हमें खासी मुख्तलिफ वैक्सीन दरकार होंगी। माहिरीन कहते हैं अच्छी खबर यह है कि इन नई कोविड अक़साम के खिलाफ बेशक वैक्सीन की अफादियत कदरे कम है लेकिन ये वैक्सीन कोविड से मुतासर शदीद बीमार मरीजों और हॉस्पिटलाइजेशंस रोकने में अब भी मौसर हैं। इस वक्त सवाल ये है कि आया नई वैक्सीन बनाने पर तवज्जो दी जाए या मौजूदा वैक्सीन का ही दुनिया भर में बेहतर तौर से इस्तेमाल किया जाए ताकि वायरस के फैलाव को कम करके इसकी म्यूटेशंस की रफ्तार को रोका जा सके। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, फेयरफैक्स, वर्जीनिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से हौसी बागियों को दहशतगर्द करार देने का फैसला वापस लेने से जंग में तकलीफें झेलने वाले यमन के अवाम को रिलीफ फ्राहम करने में आसानी होगी। इस खबर समेत दुनिया भर से अहम मालूमात और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA उर्दू, ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। कल अमरीकी सेनेट में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआखजे पर और उन पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई शुरू होगी। इससे पहले ट्रंप उस वक्त अमरीकी तारीख के वाहिद सदर बने जब अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने उनकी मुद्दत सदारत से सिर्फ चंद रोज़ पहले उनका दूसरी बार मुआखजा किया था। साबिक सदर के खिलाफ अवाम को बगावत पर उकसाकर अमरीकी कांग्रेस की इमारत पर हमला करने का इल्ज़ाम शामिल है। ये तारीखी मुकदमा शुरू होने से पहले डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स अपनी अपनी हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। उनकी हिकमत अमली है क्या, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट से। गुज़श्ता माह अमरीकी कांग्रेस की इमारत पर हमले ने ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेटिक नुमाइंदों को 10 रिपब्लिकन्स की हमायत के साथ साबिक सदर ट्रंप का दूसरी बार मुआखजा करने की तहरीक दी जो गैर मामूली था। उन डेमोक्रेट्स के मुताबिक जो सेनेट में साबिक सदर के मुआखजे का मुकदमा पेश करेंगे, ये हमला सदर के उकसाने पर किया गया जिसमें एक पुलिस अफसर समेत 5 अफराद हलाक हुए। ज्यूरी को कायल करने के लिए वो ट्रंप के अपने अल्फाज और वाक़े की वीडियोस पेश करेंगे। In terms of the strategy that the Democratic Party is using, which is to say, हिकमत अमली के एतबार से देखा जाए तो डेमोक्रेटिक पार्टी ये कहेगी कि ये शख्स पहले भी एक खतरा था और अब भी है। ये बगावत उनके तशद्दुद को उकसाने वाले बयानात का नतीजा है। जेनिफर मर्चुआ A&M यूनिवर्सिटी में सियासियात के मजमून की प्रोफेसर हैं। so if they can activate people's memories of the event and they can तो अगर वो लोगों को वो वाकया याद करवा सकें और उनमें उस खौफ का एहसास उजागर कर सकें तो ऐन मुमकिन है कि वो अपनी जमात के मौक़िफ़ के हक में दूसरों की हिमायत भी हासिल कर पाएं। beyond the partisanship. 100 अरकान पर मुश्तमिल सेनेट में इस वक्त दोनों जमातों की बराबर नुमाइंदगी के बायस डेमोक्रेट्स को साबिक सदर ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2/3 अक्सरियत यानी 17 रिपब्लिकन वोट्स की जरूरत होगी। ताहम लफ्ज साबिक ही रिपब्लिकन जमात की हिकमत अमली का असल नुक्ता है। If the accused is no longer president, अगर मुल्जिम मौजूदा सदर नहीं है तो उसका मुआखजा करने का आईनी इख्तियार कहाँ है? आम शहरियों का मुआखजा नहीं किया जा सकता। मुआखजे का मकसद किसी को उसकी पोजीशन से हटाना होता है और इस मामले में तो मुल्जिम सदारत छोड़ चुका है। पिछले माह सेनेट में रिपब्लिकन्स को अपनी इस करारदाद को मंजूर कराने में नाकामी हुई जिसका मकसद साबिक सदर के ट्रायल को गैर आईनी करार दिया जाना था। ताहम इस वोटिंग में 5 को छोड़कर बाकी तमाम रिपब्लिकन सेनेटर्स ने इस करारदाद के हक में वोट डाला था, मगर साबिक सदर को मुजरम ठहराने के लिए डेमोक्रेट्स को 67 वोटों की जरूरत है। I think they really are just trying to keep this at the level of procedure. मेरे ख्याल में वो इसे महज एक कार्रवाई की हद तक ही कर रहे हैं। तशद्दुद और बगावत के मामले को दूसरी बार नहीं उठाया जाएगा या फिर ये कि आया ट्रंप का कसूर था या नहीं।
जेनिफर कह रही हैं कि सोशल मीडिया पर ट्रंप को ब्लॉक करना डेमोक्रेट्स के हिकमत अमली के खिलाफ जा सकता है। वो खौफ को वजह बनाकर सेफ्टी के हवाले से अपनी दलील पेश करेंगे कि ट्रंप एक वाज़े और जारी खतरा है, मगर अब चूंकि ट्रंप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ब्लॉक कर दिया गया है, इसलिए ये दलील कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि अगर इस वक्त वो ऑनलाइन होते तो वो पहले की तरह सब बातें दोहरा रहे होते, फिर वो वाज़े तौर पर खतरा होते। ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स ने बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दी है कि डोनाल्ड ट्रंप मंगल के रोज शुरू होने वाले मुआखज़े के मुकदमे में पेश होकर अपनी सफाई पेश करें। ताहम साबिक सदर के वकला ने बताया कि वो ऐसा नहीं करेंगे। स्टीव रेडिश के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। सदर ट्रंप के दौर में अमेरिका की रैंकिंग सहाफ़ती आज़ादियों पर नजर रखने वाली तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की तरफ से सालाना प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नीचे गई। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट या CPJ के मुताबिक तुर्की भी ऐसे मुल्कों में शामिल है जहां सहाफ़ती आज़ादियों की सूरत हाल काबिल सताइश नहीं है। इस वक्त तुर्की सहाफ़ियों को जेल भेजने में दुनिया भर में सर फहरिस्त है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने तुर्की में आज़ादी सहाफ़त पर एक डॉक्यूमेंट्री ब्रेक द साइलेंस बनाई है। इस डॉक्यूमेंट्री पर मबनी 3 कहानियों के सिलसिले की पहली रिपोर्ट में आज मिलते हैं तुर्क सहाफ़ी कादरी गोरसल से, जिन्हें सच्चाई रिपोर्ट करने के जुर्म में अपने ही मुल्क में कैद और धमकियों का सामना रहा। कादरी गुरसेल को अक्टूबर 2016 में तुर्की में अपोजिशन के सरकर्दा अखबार जमहूरियत से मुंसलिक 1 दर्जन से ज्यादा सहाफ़ियों समेत गिरफ्तार किया गया था। इन सहाफ़ियों पर आखिरकार एक दहशतगर्द तंजीम की मदद करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। मुकदमे के इब्तदाई दिनों में सबको हिरासत में रखा गया, जिसका मतलब बकौल कादरी 11 माह जेल में काटना था। Under the control of the regime, the habitat for free and independent journalism हुकूमत के कंट्रोल में आज़ाद सहाफ़त की जगह ही नहीं रही। हकीकी मानों में देखा जाए तो कोई मरकजी मीडिया वजूद ही नहीं रखता। अपने करियर के दौरान कादरी सदर एर्दवान और उनकी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते रहे हैं, जिसकी भारी कीमत उन्हें 2015 में उस वक्त अदा करनी पड़ी जब वो एक मौक़िर अखबार के लिए लिख रहे थे। कादरी गुरसेल को मिलियत से एक ट्वीट की वजह से निकाला गया, जिसमें उन्होंने तुर्की में दाइश की मौजूदगी की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तैयब उर्दवान पर आयद की थी, जिसके बाद मैं कहूंगा कि आइंदा 2 साल तक कादरी को टारगेट करने की कार्रवाइयां मजीद बढ़ गईं। ताहम कादरी ने एर्दवान हुकूमत पर तनकीद जारी रखी, बिलखुसूस प्रेस की आज़ादी के खिलाफ क्रैकडाउन पर। खुद पर और अखबार जमहूरियत में अपने साथियों के खिलाफ आयद किए जाने वाले इल्जामात पर वो बिला रोक टोक बात करते हैं। It is an obvious assault against journalism, in fact, because ये सहाफ़त पर एक खुला हमला है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये अखबार जमहूरियत के खिलाफ एक बेबुनियाद केस का नतीजा है। सहाफ़ती सरगर्मियों को जराइम की शक्ल में पेश किया गया, एक पूरे अखबार को मुजरिम गर्दाना गया। इस मुकदमे ने एक तरह से कादरी को हुकूमती जबर के खिलाफ बोलने का मौका फराहम किया। I had to use my voice. मुझे अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि एक सहाफ़ी के लिए ये वाज़े करना लाजमी है कि इस तरह के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और इनका मकसद प्रेस का गला घोंट देना है। अदालत का फैसला कोई चौंका देने वाला नहीं था। कादरी गुरसेल को 2.5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। हाल ही में वो आज़ाद हुए हैं और इस फैसले के खिलाफ अपील कर रहे हैं। The Jumhuriyet trial as a whole is an entirely bogus and outrageous trial where journalists for this मजमूई तौर पर जमहूरियत अखबार के खिलाफ जो मुकदमा चलाया गया वो कतई तौर पर बोगस था, जिसमें इस लिबरल सेकुलर अखबार के सहाफ़ियों को दहशतगर्द करार दिया गया और कादरी समेत दीगर अफराद को दहशतगर्द तंजीमों की मदद करने के जुर्म में सजा दी गई, जबकि दहशतगर्द तंजीमों से मुंसलिक होने के मज़हका खेज इल्ज़ामात का सिरे से कोई सबूत था ही नहीं। धमकियों, गिरफ्तारियों, कैद की सजाओं और जुर्मानों जैसे दबाव की वजह से तुर्की में सहाफ़त एक खतरनाक पेशा बन गया है। We should be worried about the loss of independent and professional media. हमें किसी भी मुल्क में आज़ाद और प्रोफेशनल मीडिया खो देने पर तशवीश होनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है जमहूरी निज़ाम ख़त्म हो रहा है। शुक्रिया।
شکریہ کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا، اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کا، شکریہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا، فلاحی اداروں اور رضاکاروں کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا، شکریہ حکومتی اہلکاروں کا، صحافیوں کا، اور آپ سب کا، کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے۔ پاکستان کے تاریخی شہر لاہور کے قدیم اندرون شہر میں لگ بھگ 8 لاکھ لوگ رہائش پذیر ہیں، جبکہ والڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کے مرتب کردہ اعداد و شمار کے مطابق یہاں 22,000 سے زائد ہاؤسنگ یونٹس ہیں۔ ان علاقوں میں پراپرٹی کی خرید و فروخت کیسے ہوتی ہے اور یہاں کے مکینوں کو تنگ گلیوں اور رش کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آئیے جانتے ہیں نوید نسیم کی اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں اندرون لاہور کے علاقے تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ یہاں کی تنگ گلیوں اور بازاروں میں قائم گھر سیاحوں کے لیے دلچسپی کا باعث ضرور ہیں، مگر بہت سے رہائشیوں کے لیے ایک بوجھ بھی ہیں۔ گھروں کی حالت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خستہ ہو چکی ہے، جبکہ ان کی قیمت ان کی تاریخی حیثیت اور فن تعمیر کی بجائے ان کی موجودہ حالت اور محل وقوع کے مطابق طے کی جاتی ہے۔ اندرون شہر کے لوگ زیادہ اندرون شہر کی پراپرٹی خریدتے ہیں، خرید کے اس کو بند تھن کرا کے پھر بیچ دیتے ہیں، میک اپ موک اپ کرا کے۔ اندرون شہر میں جو گھر بکتا ہے لوکیشن کے حساب سے بکتا ہے، کوئی پرانا ہوتا ہے، کوئی نیا ہوتا ہے، وقت کا موقع کا مول ہوتا ہے۔ ساری ادھر تو ریٹ کوئی نہیں ہے، وال چھڑی والے نے جو ادھر کام کیا نا ادھر پراپرٹی کروڑوں کی پراپرٹی ہے، ادھر لاکھوں میں ہے ادھر کروڑوں میں ہے۔ لاہور کے اندرون شہر میں گھروں کو فروخت کرنے کے علاوہ انہیں گروی بھی دیا جاتا ہے۔ گھر گروی لینے والے ان میں 2 سال تک رہنے کے عوض ایک طے شدہ رقم کے علاوہ گھر کے ماہانہ بل بھی ادا کرنے کے مجاز ہوتے ہیں۔ گروی میں ایسا ہوتا ہے جیسا مکان ہو ویسے پیسے ہوتے ہیں، 2 مرلے کا یا مرلے کا لینٹر والا یا بالے والا اس حساب سے پیسے کا خرچے کرتے ہیں تو مالک اس حساب سے پیسے لیتے ہیں۔ تنگ گلیوں اور مارکیٹ کے ماحول کی وجہ سے یہاں کے لوگ دوسرے علاقوں میں منتقل ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہاں کے رہائشیوں کا ماننا ہے کہ یہاں رہتے ہوئے ان کے بچوں کے رشتے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ دوسرے علاقوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ادھر جو ماحول ہے اندرون شہر کا بہت گندا ہے، تو اس لیے لوگ باغ جو جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ یہاں سے باہر نکل جاتے ہیں، جو مجبور ہیں بیچارے وہ پھر سہتے رہتے ہیں۔ ان علاقوں میں قائم گھروں یا دکانوں کی مرمت اور تعمیر کے لیے وال سٹی لاہور اتھارٹی سے اجازت حاصل کرنا لازمی ہے۔ وال سٹی والوں سے وہاں ویسے پریشان ہیں، مکان ٹوٹنے کے بھی پیسے لیتے ہیں، مکان بنوانے کے بھی پیسے لیتے ہیں۔ وہ اندرون شہر کے کافی لوگ اس چیز سے بہت زیادہ بازن ہو گئے ہیں وال سٹی والوں سے۔ پہلے ان کو پیسے دیں گے، سارا کام ہوگا، پھر اپنے مکان کو چھیڑیں گے۔ پہلے بہت سہولت تھی، وال سٹی والا کوئی کوئی نہیں تھا۔ لیکن وال سٹی لاہور اتھارٹی کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ علاقے کا تاریخی ورثہ برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ عمارتوں میں تبدیلیوں کا ایک ضابطہ کار ہو اور اس پر عمل کیا جائے۔ سروے کرتے ہیں، سروے کے بعد ہم اپنی ایک رپورٹ جنریٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم کمیٹی کے پاس فارورڈ کرتے ہیں، جس کیٹیگری میں وہ اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں پھر اس کا ہم ان کو نوٹس جاری کر دیتے ہیں کہ آپ اپنی بلڈنگ گرا سکتے ہیں یا اس کو ریپیئر کروانا چاہیے آپ کو۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے حال ہی میں شائع کردہ ایک سروے کے مطابق لاہور کو سال 2021 کے پرکشش ترین مقامات میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ شہر کے یہی تاریخی اندرون علاقے ہیں، لیکن ان کی اصل حالت برقرار رکھنا جہاں صحت کے فروغ کے لیے ضروری ہے، وہیں یہاں کے مکینوں کے لیے بہت مشکل بھی ہے۔ نوید نسیم، وائس آف امریکہ، لاہور۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔